हिंदी ध्वनियाँ। हिंदी ध्वनियाँ हिंदी में ड एवं ढ ध्वनियों का प्रयोग प्राय अधिकांशतः किया जाता है। जैसे शब्दों में आता है पढ़ना, बूढ़ा, मूढ़ा, बढ़ई, जोड़ना, लड़ना, कढ़ा, बढ़ा, लड़का इत्यादि। ये ध्वनियाँ विसर्ग मूर्धन्य होती हैं। इन ध्वनियों को उच्चारण करने के लिए मूर्धा से रगड़कर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, जबकि शुद्ध मूर्धन्य में जीभ को मूर्धा से केवल स्पर्श किया जाता है। हिंदी की इन ध्वनियों का प्रयोग प्राय भाषा में भी किया जाने लगा है और वहाँ अब बढ़ई को बढ़ई कैसे लिखा जाता है? बै ढे ढे के नीचे बिंदी और बड़ी की मात्रा, तो इसको क्या लिखा जाने लगा? सीधा बढ़ई लिखने लगे, बै ढे ई, नीचे बिंदी नहीं लगाते, लिखा जाने लगा है। विदेशी ध्वनियाँ विदेशी भाषाओं के संपर्क में आने से हिंदी में कुछ नए व्यंजन आ गए हैं। जैसे फै से फसल, गै से गमला, जैसे जीभ, खे से खरबूजा, कैसे काजल। इन ध्वनियों का उच्चारण वर्गीय ध्वनि के अनुसार होता है, परंतु इनमें घर्षण अधिक करना पड़ता है। कुछ विद्वानों के अनुसार हिंदी में इन ध्वनियों का उच्चारण नवीन रूप में करना चाहिए, यद्यपि कुछ विद्वान इन्हें मूल रूप में ही योग कराना चाहते हैं। इस विषय में एक अन्य मत भी है, जिसके समर्थकों का सुझाव है कि नाटकों में यदि हम मुस्लिम वातावरण प्रस्तुत करना चाहें तो इनका उच्चारण मूल रूप से किया जाए। जैसे फै, जय, गे, खे, इनके नीचे बिंदी लग जाती है, फै के नीचे भी, जय के नीचे भी और गे के नीचे भी, परंतु अन्य स्थानों पर यह ध्वनियाँ फै, जय, गे, खे सीधे लिखे जाते हैं और इनका उच्चारण किया जाए। यह अंतिम मत ही अधिक व्यावहारिक है। छः तथा गे की ध्वनियाँ हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत छः क्षेत्रीय और छः तथा गे की ध्वनियाँ भी होती हैं। इन ध्वनियों के अनुरूप ही शब्द भी बनाए जाते हैं, जैसे क्षमा, क्षत्रिय, क्षेत्र, रक्षा, शिक्षा, मोक्ष इत्यादि। संस्कृत व्याकरण में छः की व्यंजन क एवं स के संयोग से बनता है। इस प्रकार ध्वनि उच्चारण के विषय में भ्रम नहीं होना चाहिए। इसमें तनिक भूल हो जाने से इसका उच्चारण तथा लेखन परिवर्तित हो जाएगा तथा उसका अर्थ भी भिन्न हो जाएगा। अतः इसका उच्चारण करते समय के जमा से की मिश्रित ध्वनि की ही होनी चाहिए। ग का प्रयोग ज्ञान, अज्ञानी, आज्ञाकारी, प्रतिज्ञा इत्यादि शब्दों में किया जाता है। इस ध्वनि को उच्चारण करने में अस्त व्यस्त स्थिति पाई जाती है। पंजाब के निवासी, उत्तर प्रदेश के निवासी तथा गुजरात के निवासी ज्ञ को ज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं। वेदों के विद्वान इसका उच्चारण जय और अण के रूप में करते हैं। यदि उच्चारण के विद्वानों द्वारा किया जाता है तो संस्कृत के विद्वान पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी ने संस्कृत का एक सूत्र इस रूप में प्रस्तुत किया है। अनेर्स उन्होंने इस सूत्र के द्वारा जय तथा अन के संयोग से वह शब्द बनाया है। ब्राह्मी लिपि के शिलालेखों से भी यही प्रमाणित होता है। वेदों को श्रुति माना गया है, अतः वेद पाठ करने वाले जो उच्चारण सुनते आए हैं उसी की पुनरावृत्ति करते हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए यह ध्वनि का उच्चारण जय और अन के विस्तृत रूप में करना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी यही मत व्यक्त किया है, तथापि आर्य समाज के क्षेत्र में जय का उच्चारण जन के रूप में किया जाता है। शब्द का सविस्तार व्याख्या बता रहे हैं, तो शब्द की परिभाषा पहले समझ लीजिए। शब्द की परिभाषा क्या है? हिंदी में शब्द की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की जाती है। कुछ विद्वानों के अनुसार अक्षरों तथा वर्णों के समुदाय को शब्द कहते हैं। शब्द एवं उसके अर्थ को ध्यान में रखते हुए
शब्द की व्याख्या इस प्रकार करनी चाहिए। व्यक्ति के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूहों अथवा संकेतों को शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। सामान्यतः शब्द के बारे में कहा गया है कि कानों से सुना जाने वाला प्रत्येक नाम शब्द है। व्याकरण की दृष्टि से स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि ही शब्द है। संस्कृत में शब्द के लिए पद का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न बनता है, शब्दों के क्या महत्व हैं? तो शब्द का महत्व, भाषा के अनुसार शब्द को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। आज़ादी से लेकर आधुनिक युग तक व्यक्ति ने समस्त ज्ञान शब्दों के रूप में ही प्राप्त किया है। शब्द ही भावों की अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन है। वक्ता हो अथवा लेखक अपने मस्तिष्क में संचित शब्दकोश के आधार पर बाजी मार लेता है। शब्द भाषा के विकास का आधार है। शब्द लेखक की आत्मा है एवं व्याकरण तथा भाषा विज्ञान का प्राण है। किसी भाषा का ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसमें प्रयुक्त शब्दों का लेखक को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त न हो। किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास एवं संस्कृति का ज्ञान भाषा द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। इसी भाषा की गंभीरता अथवा उनका हल्कापन उसकी शब्दावली पर निर्भर करता है। इसी आधार पर हम शब्द को भाषा की निधि मानते हैं। शब्दों का वर्गीकरण शब्दों का निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, अर्थ के आधार पर। नंबर 2, प्रयोग के आधार पर। नंबर 3, इतिहास या स्रोत के आधार पर। और नंबर 4, रचना के आधार पर। और नंबर 5, व्याकरणिक कार्य के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द भेद बताइए। अर्थ के आधार पर बता रहे हैं, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ की दृष्टि से शब्द 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एकार्थी शब्द। नंबर 2, अनेकार्थी शब्द। एकार्थी का मतलब इसका एक ही अर्थ होता है। अनेकार्थी का मतलब होता है जिसके अनेक अर्थ होते हैं। समरूपी भिन्नार्थक शब्द। नंबर 4, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। नंबर 5, विपरीतार्थक या विलोम शब्द। आज के लिए हमने जो बताया, हमें आशा ही नहीं विश्वास भी है, उम्मीद है आप लोगों से कि सब समझ में आ गया होगा। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद।